गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 5 नवंबर 2025 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:09। तो आज से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है टिप्स एंड हैक्स फॉर अकाउंटेंट जॉब। ठीक है, अभी जो लोग नए नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम कैफ पठान है। मैं अभी एज अकाउंटेंट काम करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, मतलब मुंबई में। इससे पहले मैं एक सीए फर्म में था 2 साल के लिए जॉब के लिए। वहाँ पे मैंने अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम काफी सारा किया है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि अकाउंटेंट जॉब में कुछ टिप्स चाहिए या फिर कैसे काम होता है वो सब बताइए, तो वो सब मैं बताऊंगा। तो इसीलिए अभी ये सीरीज चालू की है, उसमें धीरे धीरे आएंगे सारे पॉइंट्स। ओके, ट्राई करूंगा ज्यादा वीडियो लंबी ना हो। नॉर्मली अपनी जो वीडियो रहेगी नॉर्मली 4 या 5 पॉइंट्स की रहेगी। चार पांच पॉइंट बता दूं तो उसमें जैसा टाइम लगेगा वो देखते हैं। 20 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, आज के जो हमारे वीडियो है इसमें हम 4 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला इंटरव्यू वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू, जॉब सर्च करना, जॉब इंटरव्यू एंड उसका फिर रिज्यूमे बनाना, देन उसके बाद आपको कैसे सैलरी नेगोशिएट करनी है, वो सारा पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे स्टेप वाइज, पहले इंटरव्यू, पहले आप जॉब सर्च करोगे, देन इंटरव्यू, देन उसका रिज्यूमे, देन उसका फिर जॉब आप करोगे, फिर जॉब में क्या क्या काम करना पड़ता है वो सब अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अप्लाई करने के लिए बात करते हैं। जॉब अप्लाई क्या कर रहे हैं अकाउंटेंट जॉब का? अच्छा ठीक है, अप्लाई कौन कौन कर सकता है? काफी लोग बोलते हैं कि भाई हमको इंटर क्लियर हो रखा है हमारा, तो हम अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं क्या? देखो, कर सकते हो, बट सबसे पहली चीज तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा बोलेगा कि हाँ ठीक है आपको नॉलेज है ना, ठीक है मुझे एक्सपीरियंस नेम नेम लेकर चलेगा, थोड़ा कम सैलरी दूंगा बट आप आ जाओ जॉब के लिए। बहुत कम मिलता है ऐसा, बहुत कम। ठीक है, मैंने एक हमारा क्लाइंट था सीएफएम में, तो उनका जो ये था अकाउंटेंट था, वो विदाउट एक्सपीरियंस था। जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था तो उसको उन्होंने एज ए अकाउंटेंट रख लिया। ठीक है, तो लेकिन सैलरी थोड़ा कम मिलता है, बट बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, मतलब ऐसी जॉब्स काफी कम आती हैं। ठीक है, तो अभी ये एक दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट ये है आपका, अब क्या पास एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल का आप एक्सपीरियंस पकड़ लो, तो क्या रेंज रहती है सैलरी की? नॉर्मल जो रेंज रहती है वो रहती है 20,000 से लेके 40,000 के बीच में। ठीक है, मैं 1 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, 1 साल से लेके 2 साल के एक्सपीरियंस की। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000 की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी, थोड़ा ढूंढना पड़ता है बट। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 40 तक भी मिल जाएगी, बट फिर आपको वैसे ढूंढना भी पड़ेगा। अगर आपको किस किस फील्ड में आपने कितना काम किया है वो भी मैटर करता है। जैसे मैंने अकाउंटिंग टैक्सेशन किया है, जीएसटी किया है। ठीक है, डिटेल में बात करो तो जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, टीडीएस, पीएफईएसआई, काफी सारे बहुत वैरायटी काम किया है मैंने। तो उसी बेस पे मेरा थोड़ा सा मैंने ज्यादा डिमांड किया था सैलरी के लिए, बट अभी फिलहाल देखते हैं। अब अब ढूंढने के पर आते हैं, जॉब ढूंढना कैसे? ढूंढने के लिए आपको अलग अलग ऐप से, काफी सारे लोग लिंक्डइन पे जा रहे हैं। लिंक्डइन अच्छी जगह है। काफी सारे लोग ना लिंक्डइन पे जॉब ढूंढते हैं। लिंक्डइन काफी अच्छी जगह है जॉब ढूंढने के लिए, बट कैसा है ना, वहाँ पे काफी सारे इश्यूज है। जैसे कि आप कांटेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपका पहले एप्लीकेशन जाएगा, वो वहां से अप्रूव करेंगे, फिर कांटेक्ट करेंगे। सैलरी दिखती नहीं है, कितनी सैलरी है, तो इसलिए मैंने लिंक्डइन को यूज नहीं किया था जॉब ढूंढने के लिए। मैंने 4 चीजें यूज की थी। एक अपना जॉब, वर्क इंडिया, इंडीड एंड आपका नौकरी.com। तो ये 4 चीजों में मैंने अपने जॉब सर्च किया था। एंड ये वाली जो जॉब है मुझे वर्क इंडिया से मिली थी। वर्क इंडिया में अच्छा है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, चाहिए तो एचआर को कॉल भी कर सकते हो। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। अपना जॉब में भी ऐसा ही है। नौकरी इंडीड में ये सब ऑप्शन नहीं है अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है, तो जॉब कहाँ सर्च करनी है ये समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्टेक्ट्स में भी सर्च करोगे, अगर आप ऑलरेडी सीए फॉर्म में काम करते हो तो वहाँ पे कई बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को भी अकाउंटेंट चाहिए होता है। अभी जस्ट एक कल कॉल आया था तो हमारे क्लाइंट का, तो उन्होंने बोला कि हमको भी एक अकाउंटेंट रखने का सोच रहे हैं। अभी रखा नहीं है बट रखने का सोच रहे हैं, अभी खुद से अकाउंटिंग करेंगे वो। ठीक है, मतलब सिंपली अगर आप सीए फर्म से एक्सपीरियंस लेकर आए हो तो ट्राई करो कि अपने क्लाइंट्स में किधर मिल जाए। क्योंकि कैसा होता है, आप अपने क्लाइंट के पास जाओगे तो फिर आपको कांटेक्ट में भी रहेगा आपके सीए फर्म, कुछ भी क्यूरी होगी तो आप सीए फर्म में कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, मतलब पहले पहले एक चीज को क्लियर करो, अप्लाई करने के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है वो बताया मैंने। अब जब आप जॉब सर्च करोगे ना, तो जॉब सर्च करते वक्त आपको काफी सारे ऐसे दिखेंगे। जैसे आपके आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको रिक्वायरमेंट दिखेगी कि भाई हमको 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। सैलरी उतनी दे रहे हैं, रेंज वही रहेगी जो 1 साल या 2 साल वाले बंदे को मिलनी चाहिए, बट सैलरी उनका जो एक्सपीरियंस वाला था ना, क्राइटेरिया ज्यादा रहता है। तो आप ना अप्लाई करो। जैसे मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस था तो मैंने 3 साल वाले एक्सपीरियंस में भी अप्लाई किया, 4 साल वाले में भी अप्लाई किया।
बस 4 के ऊपर अप्लाई नहीं किया फिर, क्योंकि मैंने एक देखा था, हमारे एक क्लाइंट था, उनके एचआर ने ये वैकेंसी अपलोड किया था फॉर सीनियर अकाउंटेंट, एंड उसमें एक्सपीरियंस रखा था 10 साल का। मैंने उनको कॉल करके बोला, अरे आप 10 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हो यार, कहाँ से मिलेगा बंदा? तो बोलते फिर कितना रखना चाहिए? मैं 2-3 साल का ठीक है, अगर कोई बंदा सीए फर्म से आ रहा है तो 2 साल का भी इनफ है, उसको मैक्सिमम नॉलेज रहेगा आपके काम का। तो फिर उनने वो कम करके 3 साल का कुछ किया। समझ रहे हो? तो इसलिए कभी कभी एचआर ना कुछ भी डाल देते हैं, तो आप ना ट्राई करो, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो 2 साल 3 साल वाले में 2 से 3 साल वाले एक्सपीरियंस वैकेंसी में भी अप्लाई करो। अगर आपको 2 साल का है तो 3 साल या 4 साल वाले में भी अप्लाई करो। अब मुझे कई सारे कॉल आए, मैंने उनको बोला कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहले ये चीज क्लियर कर ली। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमको चलेगा, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। फिर इंटरव्यू हुए, देन वो ऑफिस काफी दूर था मेरे लोकेशन से, तो उनके पास से रिप्लाई नहीं आया। तो लोकेशन का इश्यू था, बट उनकी तरफ से कॉल आया एटलीस्ट, और उसमें रिज्यूमे में मैंने भेज दिया था। तो ये चीज तो क्लियर हुई कि भाई भले एक्सपीरियंस कम है, बट आप ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस वाली जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि एडवांस एक्सेल चाहिए। अब नॉर्मल अकाउंटेंट के लिए एडवांस एक्सेल यूज होता है, बट नॉर्मल एक्सेल अगर आपको आता है, ठीक है, बेसिक एक्सेल नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल एक्सेल, एक बेसिक है आपका, एक नॉर्मल एक्सेल है जो आपने सीए फॉर्म में काम किया है, या फिर नॉर्मल आपने जो भी काम किया है, और एक होता है एडवांस एक्सेल। तो आपको नॉर्मल भी आता है तो उधर यूज हो जाएगा। ठीक है? एंड कुछ चीजें अगर मान लो एडवांस एक्सेल के कुछ पार्ट अगर यूज में आते हैं आपके कंपनी में, तो आप बाद में सीख भी सकते हो। ठीक है? तो वैसे भी अप्लाई कर देना, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है एडवांस एक्सेल, एडवांस टैली की, तो अप्लाई कर देना, रुकना नहीं। ठीक है? तो ये चीज हुआ क्लियर। देन एक दूसरा पॉइंट अपना है प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना। ठीक है? कोई फोटो नहीं भेजना है, ना कोई ऐप यूज करो, एक वर्ड फाइल, कोई भी साइबर में जाओ, अगर आपके पास खुद का लैपटॉप या पीसी है तो उस पर बना लो, नहीं तो फिर कोई साइबर में जाओ, वर्ड फाइल ओपन करो, उसमें प्रॉपर अपना रिज्यूमे बनाओ। या तो फिर कोई ऑलरेडी रिज्यूमे बन चुका होगा तो उसको ना कन्वर्ट करो। ठीक है? किसी दोस्त ने आपको ऑलरेडी वर्ड फाइल में बनाया होगा तो उसको कन्वर्ट करो पीडीएफ में। पीडीएफ होगी, उसको वर्ड में कन्वर्ट करो, डिटेल्स चेंज करो, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस एंड वो सब डालो, एंड देन वो बना के भेजो आगे। वर्ड फाइल में आप प्रॉपर बना सकते हो, ये सब ऐप मत यूज करो। ऐप के अंदर ना दिखता है वो, पहले तो वो दिखता है प्रॉपर कि ऐप से बना है। ठीक है? दूसरी चीज ना, उसका फॉर्मेट ऐसा अजीब सा होता है ना, आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और एक जो बंदा नॉर्मल फर्स्ट टाइम जा रहा है काम करने के लिए, आप उसका ना रिज्यूमे में फर्क समझ सकते हो। ठीक है? तो प्रॉपर एक वर्ड फाइल में बनाओ, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, नाम तक प्रॉपर डालना है उसका। ऐसे, क्योंकि आप जब बनाते हो ना, तो उसमें देखो आप नाम थोड़ा अजीब से आता है, कभी कभी नंबर्स आते हैं रिज्यूमे के नाम में। प्रॉपर उसको रीनेम करो, प्रॉपर डालो रिज्यूमे, जैसे मेरा रिज्यूमे बना रहा हो तो मैं रिज्यूमे अंडरस्कोर कैफ पठान, प्रॉपर ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया कैसे रिज्यूमे बनाना है? एक मिनट रुक जाओ। रिज्यूमे कैसे बनाना है वर्ड फाइल में वो भी बताऊंगा मैं, कैसा होना चाहिए। ठीक है? वर्ड फाइल में आप बना लेना, बट होना कैसे चाहिए वो मैं बता दूंगा मेरा रिज्यूमे दिखा के। काफी लोग बोल रहे थे कि आपका रिज्यूमे बताओ, तो मैं अपना रिज्यूमे बताऊंगा, बट वो आखिर में बताऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है? अब थर्ड पॉइंट समझो। आपको अभी जब भी आप जाते हो, ठीक है, आपको इंटरव्यू, अपने रिज्यूमे भेज दिया, आपको इंटरव्यू से कॉल भी आ गया, तो जाने से पहले कुछ चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है? सबसे पहले क्या चेक करना है? कंपनी करती क्या है? आपको मालूम ही नहीं है कंपनी करती क्या, आप जाके क्वेश्चन क्या पूछोगे उनसे? ठीक है? आपको भी क्वेश्चन पूछना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वीडियो आपका इंटरव्यू एंड होता है तो वो भी पूछते हैं कि आपको कुछ क्यूरी है क्या, तो कुछ क्वेश्चन पूछो। ठीक है? तो आप क्वेश्चन तब पूछोगे ना, तब आपको मालूम हो कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का जीएसटी रिटर्न कैसे जा रही है, प्रॉपर टाइम टू टाइम है कि नहीं। ठीक है? तो पहले आपको क्या चेक करना है इंटरव्यू में जाने से पहले? कंपनी करती क्या है, देन कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या है, क्योंकि उसी के बेस पे आप कैसा ना फिर सैलरी के लिए डिमांड कर सकते हो। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है तो भाई 40-50 हजार देने में कुछ नहीं जा रहा है उनका, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ही वही रहेगा फिर। ठीक है? उसके बाद उसमें देखो कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है। जब आप कंपनी के वेबसाइट पे जाते हो ना, तो कंपनी के वेबसाइट के ऊपर कंपनी के डायरेक्टर का, कंपनी के कभी कभी अकाउंटेंट्स का भी आपको ये मिल जाएगा, डिटेल मिल जाती है, नाम मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा। तो कल को आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, आपको देख के समझ में आएगा भाई हाँ ये डायरेक्टर है, ये मैनेजर है, ये सेक्रेटरी है। ठीक है? तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता चल जाएगी। देन उसके बाद आपका है कंपनी में, ये हो गया इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। देन कंपनी का बजट क्या है उस पोजीशन के लिए। जैसे कि एक कंपनी का टर्नओवर ज्यादा होता है तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो। ठीक है? कंपनी जब वैकेंसी अपलोड करती है तो वहां पे बता भी देती है कि भैया हमारी ये कंपनी है एंड हमारा इतना बजट है। बट आप चाहो तो सर्च करके पता लगा सकते हो कि भाई इस कंपनी का बजट क्या रहेगा। सर्च, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनकी वेबसाइट होती है, उनकी सैलरी डिटेल्स भी कुछ अपलोड होती है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, बट आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा भाई ये पोजीशन है तो उसमें क्या रेंज होनी चाहिए। ठीक है? उनने आप वैकेंसी में डाला है कि हम 20 हजार का हमारा बजट है,
बट एक्चुअल में आप सर्च करके देख रहे हो तो पता चल रहा है कि यार उनका तो आराम से 50,000 तक जा सकता है। तो आप थोड़ा सा खींचो अपने रेंज को। समझ में आया पहला पॉइंट। देन उसके बाद उनकी जीएसटी डिटेल्स चेक करो। नाम सर्च करोगे, अगर कंपनी बड़ी है तो नाम सर्च करोगे तो उनका मिल जाएगा आपको जीएसटी नंबर सर्च करके देखो जीएसटी वेबसाइट पे। ठीक है, सर्च सर्च टैक्स पेयर करके आप जीएसटी नंबर सर्च करके देखो कंपनी का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, नंबर एक्टिव है कि नहीं। देन उसके बाद इनके एडिशनल वर्क लोकेशन क्या है। देन उसके बाद उनका जीएसटी फाइलिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम टू टाइम फाइल कर रहे हैं कि नहीं, क्वार्टरली फाइल करते हैं क्या, मंथली फाइल करते हैं। अगर टाइम टू टाइम फाइल नहीं हो रही तो आप बोल सकते हो इंटरव्यू में, सर हाँ मैंने देखा है कि आपका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम। तो जैसे मैं अगर ज्वाइन हो जाता हूँ ना तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा आपका कि रिटर्न फाइल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं होती टाइम पे तो उसको पेनल्टी भी लग रही है। तो बंदा थोड़ा सा इंप्रेस करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बंदे को। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट समझा आपको, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या चीज़ आपको करनी है। ठीक है, हाँ जाने से पहले ज़रा फॉर्मल में जाना, ज़्यादा अपने घर के कपड़े नहीं, फॉर्मल में जाओ। प्रॉपर रिज्यूमे का प्रिंट रखो, पीडीएफ वाला सिस्टम नहीं रखना, रिज्यूमे का प्रिंट रखना साथ में। फॉर्मल शूज ले लो, नहीं है तो किसी का उठा लो, दोस्त का मतलब। ठीक है। जहाँ पे भी जा रहे हो आप तो प्रॉपर लोकेशन पहले ना चेक करो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको एक दिन जाना है बट आपको बाकी टाइम आप जॉब भी करने वाले हो उधर। ठीक है, कल को अगर आप लग गए वहां पे तो आपको जॉब भी करना है। ऐसा नहीं कि आपको 4-5 घंटा ट्रैवलिंग है एंड आप जाके हाँ बोल के आ गए। जाओ इंटरव्यू के लिए आराम से, वहां पे देखो, पहले ऑनलाइन चेक करके देखो। जैसे कि मुझे कोई अगर वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तो मैं पहले चेक करके देखता हूँ भाई गूगल मैप्स में वो कितना दूर है, स्टेशन वाइज, स्टेशन से मेरे घर से, मेरे स्टेशन से वो स्टेशन कितना दूर है, फिर वहां से वो स्टेशन से उनका ऑफिस कितना दूर है। क्योंकि जितना ज्यादा रिमोट एरिया होगा आपको फिर बोल सकते हो आप इंटरव्यू में, सर देखिए आप 25-30 आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा ट्रैवलिंग भी चाहिए क्योंकि आपका ऑफिस थोड़ा दूर है स्टेशन से। तो मुझे जाने के लिए आने के लिए रिक्शा करना पड़ेगा, बस करनी पड़ेगी। कंपनी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है ट्रैवलिंग की तो ठीक है, नहीं कर रही है तो मुझे रिक्शा करके टैक्सी करके आना पड़ेगा रोज का, तो उसका पैसा भी अलग लग रहा है ना। तो उसमें भी आप पकड़ो, आपका मतलब जितना खर्चा होता है आपके हिसाब से देखो, और वो भी पिच करना है आपको इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सब चीजें देख कर जाओ, ऑफिस कितना दूर है उनका। ठीक है, देन उनका वर्क कल्चर कैसा है ना, ये भी थोड़ा सा देख के जाना, एक रफ आइडिया आपको आ जाएगा उसमें भी। अगर बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हार्ड रहा उनका वर्क कल्चर, क्योंकि आप इंटरव्यू में तो सब अच्छे से बात करेंगे, इंटरव्यू हो गया देन उसके बाद आपका काम के टाइम पे आपको वो परेशान कर रहे हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, भले आपको 40-50 हजार की सैलरी ना दे दें, क्योंकि पीस लगता है काम में। पीस रहेगा ना, आप आराम से हौले हौले आए, काम कर रहे हो, अपना प्रॉपर काम किया, अपडेट दिया, घर पे गए। बट वर्क कल्चर अच्छा नहीं रहेगा ना, वो हर टाइम परेशान करेंगे, सर पे बैठेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। देन उसके बाद आप घर पे जाओगे तो वहां से कॉल आएगा, अरे ये काम कर दे, वो काम कर दे, तेरे पास लैपटॉप है ना, हाँ ठीक है ये काम कर दे। ठीक है, तो इन सब चीजें आपको जरा सा सर्च करके दो, यूट्यूब यूट्यूब पे जा सकते हो। अगर बड़ी कंपनी है तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, छोटी कंपनी है तो गूगल पे सर्च करो, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है सैलरी रेंज डिसाइड करना। सैलरी रेंज आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला है 20 आप, बट आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने 25 में काम किया, तो आप वापस से 25 में क्यों काम करोगे। आप बोलो मेरे को मिनिमम, जो मिनिमम हाइक होता है, ठीक है, जो आपका इंक्रीमेंट होता है, मिनिमम इंक्रीमेंट जब आप जॉब स्विच करते हो 20% का होता है मिनिमम। यानी कि अगर मेरी 25 की सैलरी है तो 30,000 तो मुझे मिलना चाहिए, तो उतना मांगो। वो बोलेगा नहीं हम तो 26-27 दे सकते हैं, 28 दे सकते हैं। बोलो भाई इतना तो मिनिमम तो 20% है, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड ही 20% हाइक का है, आप उतना तो दो कम से कम। ज्यादा फिर आपको मांगना है तो आप आपकी तरफ से मांग सकते हो, बट मिनिमम तो 20% मांगो, और ये बोलो भी। ठीक है, देन आपका इंटरव्यू में आपका क्या क्वेश्चन है वो आप देखो आपके हिसाब से। ठीक है, वो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि अकाउंटेंट जॉब में वो आपको दुनिया भर की चीजें पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन से कुछ। ठीक है, उनको जैसा चाहिए वैसा पूछेंगे, उनकी कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इंटरव्यू आपका हो गया, उसके बाद आपको क्या चीजें पूछनी है वो मैं बता रहा हूँ। आपका इंटरव्यू हो गया तो हमको, आप उनको ये पूछो सैलरी इंक्रीमेंट है या नहीं। कुछ कंपनी होती है लाला कंपनी भाई, मतलब मैंने कुछ कंपनीज देखी है जहाँ पे मैं एक इंटरव्यू में गया था, देखो वो कंपनी थी सेंटा क्रूज में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जिसका याद है मैंने डाला था वीडियो। वो कंपनी में इंक्रीमेंट नहीं था, मैंने जब बताया भी था वीडियो में आके, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं। देन उस जो भी कंपनी में आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आफ्टर इंटरव्यू पूछो कि वहां पे कोई ये होगा क्या आपका, सैलरी इंक्रीमेंट तो पूछना ही है, बट पोजीशन इंक्रीमेंट होगा क्या, मतलब जैसे कि प्रमोशन पूछ रहा हूँ मैं सिंपल भाषा में। ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, और पोजीशन में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, आज आप जूनियर अकाउंटेंट हो, कल सीनियर अकाउंटेंट बनोगे कि नहीं, या उधर ही घिसोगे जिंदगी भर। ठीक है, वो चीजें पूछो। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिसको अपने हिसाब से काम करना पसंद है, अपने हिसाब से मतलब जैसे कि मुझे लग रहा है कि भाई कुछ काम है वो गलत हो रहा है तो मैं उसको चेंज करूंगा सिंपल, तो वो उसको बोलते हैं फ्री हैंड मिलना काम में।
एक जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उधर फ्री हैंड नहीं था। मैंने वहां पे पूछा कि मुझे फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए, तो वो बोलते कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे काम करो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब बन जाते हो ना काम में, भले ही आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, बट आपको उसको ठीक नहीं कर सकते, आपको एज इट इज करना है कुछ। समझ रहे हो? मैं अगर ऐसी जगह पे काम करना पड़े मुझे, कि जहाँ पे काम गलत हो रहा है मुझे पता है, बट मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, तो मैं उससे अच्छा घर पे बैठना पसंद करूंगा। इसलिए अगर आप भी मेरे ऐसे बंदे हो भाई, अपनी तरफ अपनी तरीके से काम करना पसंद है, ये चीज पूछो इंटरव्यू के बाद, फ्री हैंड मिलेगा या नहीं। वो अगर, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्री हैंड मतलब क्या, तो उनको बोलो कि सर मुझे लग रहा है कि कोई काम अगर गलत हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, होना चाहिए, तो फिर उसको ठीक करूंगा मैं। तो आप मुझे रोकिएगा मत कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, ठीक है? तो वो एक आपको ग्रीन या फ्लैग है या रेड फ्लैग है, वहां से पता चल जाएगा। देन फेस्टिवल ऑफ है या नहीं, मतलब फेस्टिवल पे आपको ऑफ मिलेगा कि नहीं भाई, काम तो नहीं करवा रहे छुट्टी के दिन भी। जैसे कि अभी दिवाली का दिन था, दिवाली का जब टाइम था, तो ये ऑफिस में मुझे 4 दिन का छुट्टी दिया। पुराना ऑफिस था तो सीएफ में तो हमेशा ज्यादा काम होता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे तो अच्छा है। बट कुछ मेरे दोस्त थे, उनको 1 या 2 दिन का छुट्टी मिला मुश्किल से। मेरे ऑफिस में मुझे 4 दिन का छुट्टी मिला, 4 दिन आराम से घर पे बैठा हो, मस्त मजे चल रहे। और भी कोई फेस्टिवल, आज तो गुरु नानक जयंती है, तो आज छुट्टी नहीं मिला, वैसे भी काम चल रहा है बहुत टीडीएस का। देते तो भी शायद मैं आ जाता ऑफिस। बट फेस्टिवल पे ऑफ मिलता है कि नहीं, वो एक चीज आपको पूछना है, ठीक है? देन उसके बाद आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन रहेगा। रिपोर्टिंग मैनेजर मतलब होता है जैसे कि मैं अभी कल से ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मैं किसको रिपोर्ट करूँ, जो भी काम करूंगा किसको मैं बताऊँ, सर मैंने इतना काम किया है, या फिर ये मुझे दिक्कत आ रही है। मेरे केस में मेरे मैनेजर हैं, ठीक है? मैं डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करता, मैं मैनेजर को रिपोर्ट करता हूँ, वो डायरेक्टर को बोल देते हैं। कभी कभी होता है कि डायरेक्टर से भी बात करनी पड़ती है, ठीक है? अभी मैं आपको ये वाला बताता हूँ, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है? जो चौथा पॉइंट था अपना, यानी कि जो दूसरा पॉइंट को मैंने अभी स्किप किया था, रिज्यूमे वाला, वो मैं बताता हूँ। पूरा रिज्यूमे कैसे बनाना है, वर्ड फाइल में आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अभी इसमें एक चीजें समझो। एक ना एटीएस स्कोर करके होता है। आप कभी भी जाओगे ना बड़ी कंपनीज में, तो वो लोग डायरेक्ट नहीं बुलाते, आप ईमेल करते हो अपना रिज्यूमे, वो लोग एक जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें रन करते हैं उसको, फिर वो एक एटीएस स्कोर दिखाता है। एटीएस स्कोर मतलब सिंपल होता है कि जैसे कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में बिल रिसीवेबल के लिए कोई चाहिए, तो आपने उसके लिए रिज्यूमे भेजा, तो वो मैं उसमें रन करके देखूंगा कि वो कितना मैच हो रहा है पोजीशन से, ठीक है? नॉर्मली 80-90% रहता है, तब जाके वो लोग बुलाते हैं इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो वो चीज अलग है। मेरा जो रिज्यूमे मैंने बनाया है, ये ओवरऑल अकाउंटेंट जो काम करता है कंपनी में, ठीक है? जैसे कि मीडियम साइज का, स्मॉल और एक मीडियम साइज की जो कंपनी होती है, तो उनमें इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता, एक ही अकाउंटेंट होता है, वो सारा काम देखता है, जीएसटी का भी देख रहा है, पीएफ ईएसआई का भी देख रहा है, टीडीएस का भी देख रहा है, बिल रिसीवेबल पेबल सब चेक कर रहा है। तो एक ही अकाउंटेंट सब काम कर रहा है, तो ये उसके हिसाब से बना हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इसको रन करके भी देखोगे, तो मेरे ख्याल से 60-70% से ज्यादा नहीं आएगा मेरे ख्याल से एटीएस को, क्योंकि ये पूरे पूरे इसके बेस पे। तो जब भी आप बना रहे हो ना, अगर आप स्पेशल पोजीशन के लिए बना रहे हो, तो ज्यादा चीजें आपको से इसमें हटाना पड़ेगा। मैं ये वाला जो मेरा वर्ड फाइल है मेरे रिज्यूमे का, ये अपने में हाफ सी एम ए वाला जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, लर्न विथ मी वाला, एंड वो चैट बॉक्स वाला, उसमें शेयर कर दूंगा, तो उसमें से उठा लेना, ठीक है? बाकी रिज्यूमे क्या क्या होना चाहिए उसमें, रिज्यूमे में आपके, वो सब चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखो। तो ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में ये पूरा मैंने बनाया है, काफी टाइम लगा है इसको बनाने के लिए, बट अब ध्यान से देखो, स्टार्ट टू एंड में बता रहा हूँ चीजें को, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आपका नाम आएगा, ये वाला जो आपका है स्टार्ट का ये पेज, ये वाला चैप्टर, आप चाहो तो इसको मिडिल में भी रख सकते हो, साइड साइड में भी रख सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट नहीं है, मैंने लेफ्ट में रखा है, मुझे वो ठीक लग रहा था। अपना पूरा नाम, इसका फॉन्ट अलग होना चाहिए और बोल्ड में होना चाहिए, ठीक है? इस वाले फॉन्ट में नहीं, नॉर्मल फॉन्ट में नहीं होना चाहिए। देन आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो। देन आपका फोन नंबर जब भी आप डालोगे, ध्यान रखना उसमें +91 करके लिख के आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कोई छोटे मोटे रिज्यूमे की बात नहीं कर रहे, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के रिज्यूमे की बात कर रहे हैं। ये रिज्यूमे बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट कम से कम 5-6 घंटे के वीडियोस देखे होंगे, सीए जो भी सीए होते हैं वो अपने रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वैसा। एंड कई सारे सीए से अपना रिज्यूमे दिखा के उनसे पूछा भी है कि आपको इसमें क्या लग रहा है और क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद आपका एड्रेस, एड्रेस ज़्यादा लंबा डालना नहीं है, शॉर्ट में डालो। जैसे कि मैं नेरल में रहता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट है, और ये उसका पिन कोड है, बस। कौन सी गली में रहते हो, ये फ्लैट में रहते हो, इतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देन उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल,
अब लिंक्डइन मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है जॉब सर्च के लिए, बट फिर भी आप डालो, क्योंकि अगर आपका बना नहीं है लिंक्डइन तो बना लो, ठीक है। लिंक्डइन को एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म काउंट करते हैं, इसीलिए उसका भी लिंक डाल लेना एक रेफरेंस के लिए। एंड एडिट भी होती है उसकी लिंक, ठीक है, उसकी लिंक एडिट भी होती है, तो ध्यान से देख के डालना उसको। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रॉम्प्ट मैंने क्या किया, सिंपली ऑब्जेक्टिव में एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे दिया था इसको, चैट जीपीटी को, कि मुझे इस रिगार्डिंग ऐसा कुछ चाहिए, मैं ये करता हूँ, मुझे इस फील्ड में जॉब चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ दो मुझे। तो उसने मुझे ऐसा दिया एक निकल के। देन उसके बाद अगर मान लो आप बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट हटा के उस कंपनी का नाम डाल देना। तो उनको लगना चाहिए कि बंदा यार सच में डेडिकेटेड है हमारे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। देन आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। सबसे लेटेस्ट वाला जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने किस पोजीशन में काम किया है, किस जगह में काम किया है, ठीक है, एंड किस लोकेशन में काम किया है। जैसे मैं था एज अकाउंट्स असिस्टेंट था सीए नीतीश प्रताप सिंह एंड एसोसिएट्स में, और ये उल्लासनगर का लोकेशन था। कब से कब तक किया, तो 8 अगस्त 2023 से लेके 30 सितंबर 2025 तक, 2 साल का पीरियड है, ठीक है। देन उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा उसमें ये भी डाल दो कि भाई एक लीडिंग सीए फर्म थी, जैसे मैंने सीए फर्म में काम किया था, काफी बड़ी सीए फर्म थी वो। हमारे सीए फर्म के दो तीन ब्रांचेस भी थे दिल्ली आगरा में, तो वो सब पार्ट्स भी मैंने इसमें डाल दिया, टोटल कितने एम्प्लॉइज थे, कितने उस पर क्लाइंट्स थे, वो थोड़ा बहुत डाल दिया ताकि ऐसा लगे कैसे छोटी मोटी जगह में काम नहीं किया आपने। देन उसके बाद आप अलग अलग हेड वाइज आपका दिखाओ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप चाहो तो सब मर्ज करके डाल दो, चल जाएगा, या फिर आप अलग अलग दिखा लो, क्योंकि अब मुझे कैसा था, मुझे अलग अलग चाहिए था। जैसे कि इसमें मैंने अकाउंटेंट अकाउंटिंग वाले पार्ट में मैंने क्या क्या किया है, तो वो मैंने ऐसे डाल दिया पूरा। एंड जो भी चीज़ आप आपके रिज्यूमे में डाल रहे हो ना एज अ एक्सपीरियंस, तो ट्राई करो वो जरा सा आपका एक्शन वर्ब लगे, ठीक है। जैसे कि मैनेज्ड, प्रिपेयर्ड, कंडक्टेड, डिलीवरी, हैंडल्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रिपेयर्ड, इंश्योर्ड, ठीक है। एंड उन चीज़ों को ना ये भी करो, पॉइंट भी करो, ये बोल्ड भी कर लेना उनको। जैसे अभी इसमें इस वाले पॉइंट में मैंने इनवॉइस में बता रहा हूँ कि इनवॉइस ईमेल ये सब बनाया, तो इनको जरा सा हाईलाइट कर दिया बोल्ड करके, ठीक है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो आपके इसमें, पहले तो एक्शन वर्क को भी करो। देन उसके बाद परचेस ऑर्डर, जैसे मैंने इस वाले इसमें लिख रहा हूँ मैं कि मैंने परचेस ऑर्डर्स भी बनाया है, परफॉर्मा इनवॉइसेस भी बनाया है, चालान भी बनाया है, डिलीवरी चालान भी बनाया है, देन जीएसटी रिकंसिलेशन भी किया है। तो वो सब पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है बंदे को, उसको बस देखना है, हाँ भाई इनवॉइस बिलिंग ये सब आता है, चालान आता है, रिकंसिलेशन आता है, इसको बीआरएस आता है, ठीक है। काफी सारे रिज्यूमे आप देखोगे ना, उसमें लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, बैंक का काम किया है, जीएसटी का काम किया है, ठीक है, ऐसा छोटे छोटे लिख देंगे। बट एक्चुअल में इशू ये है कि अगर मान लो आप लिख दोगे कि आपने जीएसटी का काम किया है, तो जीएसटी में क्या क्या काम किया है। जीएसटी में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, रिटर्न है, डिमांड है, रिकंसिलेशन है, इतनी सारी चीजें। जीएसटी टीडीएस करके एक चीज होती है, वो भी है। इतना सब काम किया है कि आप खाली लिख के आओगे कि आपने जीएसटी का काम किया है, तो वो कुछ भी उठा के पूछ लेगा, ठीक है। तो प्रॉपर लिखो जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग, रिकंसिलेशन, समरी प्रिपरेशन, क्या क्या काम किया आपने वो सब लिखो आप, ठीक है। देन टैक्सेशन के अंदर भी, अब मैंने 100% टैक्स ऑडिट का काम नहीं किया, तो मैंने लिख दिया उसमें जस्ट कि मैं पार्ट था टैक्स ऑडिट का, ठीक है। और भी जो अलग अलग ऑडिट्स होते हैं उन सबका मैं पार्ट था। देन उसके बाद ऑडिट वाले सेक्शन में, स्पेशली ऑडिट वाले सेक्शन में, जैसे एक डैमेज ऑडिट, मटेरियल इन्वेंट्री ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, और जो फिक्स एसेट का ऑडिट होता है, वो भी मैंने किया है इसमें, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इसी चीज़ों को आप खाली एज इट इज लिख दोगे ना कि मैंने स्टॉक ऑडिट किया है, इन्वेंट्री ऑडिट किया है, तो इतना कोई ज़्यादा वैल्यू लेता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैं पहले तो सारा का सारा एक साथ लिख दिया कि मैंने किस टाइप के ऑडिट किए, कंडक्टेड स्टॉक ऑडिट, इन्वेंट्री ऑडिट, चेकलिस्ट बेस्ड ऑडिट, डैमेज ऑडिट और फिक्स एसेट ऑडिट, ठीक है। अब किस किस कंपनी में मैंने ये किया है मैंने वो लिखा। फिर आईटीसी में मैंने किया था, अमरनाथ, वो अमरनाथ में थी। डाबर कंपनी का नाला सुपारा में किया था। फिर कैमलिन की जो कंपनी है जो कंपास बॉक्स और वो बाकी सब चीजें बनाती है, उसका करजत में किया है। देन डीएफएम फूड्स एंड लिमिटेड का मैंने कल्याण में किया है। देन जस्टलॉक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, काफी बड़ा एक हॉस्पिटल है मुंबई में, उसका मैंने उसमें जाके मैंने इन्वेंट्री ऑडिट किया था। बट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया, स्टार्ट में सब कुछ लिख दिया कि भाई मैंने ये टाइप के ऑडिट्स किए हैं, एंड कौन कौन सी कंपनी में और किस लोकेशन पे किए हैं। जैसे जैसे आप लोकेशन लिखते हो ना, तो दिखता है बंदे को, हाँ भाई बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी जगह जाके किया है इसने। छोटे मोटे गांव का नाम नहीं लिखना इसमें, ठीक है। ऐसे गांव का नाम मत लिखना जो गूगल मैप्स में भी नाम मिले ठीक से, ठीक है। देन उसके बाद ये पेरोल वाला सेक्शन है, ये मैंने काम किया है। आप चाहिए तो आप अगर आपने काम नहीं किया रहेगा तो उसको हटा सकते हो, यहाँ से डिलीट मार देना, ठीक है। मैंने पेरोल का काम किया है। 350 एम्प्लॉइज थे हमारे क्लाइंट के, उसके हर महीने पेरोल बनाना होता था हमको, पेरोल, फिर साथ में पीएफ ईएसआई का कंट्रीब्यूशन अपलोड करना होता था, वो सब चालान बनाना वो सब, ठीक है। देन थोड़े बहुत मिसलिनियस काम है,
अब अगर आप सीए फर्म से आया हो एक्सपीरियंस लेके तो उसमें आपको काम का मिल जाएगा, क्योंकि सीए फर्म में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ते हैं, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। वेरियस सर्टिफिकेट, अब किस किस टाइप के सर्टिफिकेट बना है, टर्नओवर का, नेटवर्थ का, बिडिंग कैपेसिटी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एनओसी, तो ये सब छोटे मोटे सर्टिफिकेट से ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बट कंपनी में इसकी मायने ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ें भी लिख दो। देन उसके बाद अपने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का पॉइंट्स, हाँ भाई इस टीम को सपोर्ट किया है, रिकन्सिलेशन और मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है आईटी एंड टेक्निकल स्किल्स वाला पार्ट। आईटी स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स में आप क्या क्या चीज़ें डालोगे, ठीक है। अब एक्सेल मतलब पूरा ही बस ऐसा लिख के बता जाना कि एक्सेल किया, एक्सेल में काम किया है, एमएस वर्ड, सेम वही इशू, वो कुछ भी उठा के पूछ लेगा, एडवांस एक्सेल के क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। वरना भाई एमएस एक्सेल में मैंने क्या क्या काम किया है, जीएसटी, सेल, परचेस, रिकंसिलिएशन, रिपोर्टिंग एंड एक्सेट्रा, ठीक है। डाटा मेंटेनेंस वाला पॉइंट भी चाहिए तो डाटा मेंटेनेंस का जो पॉइंट होता है वो भी चाहिए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि कई सारा डाटा होता है जो हम एक्सेल के अंदर मेंटेन करते हैं, तो वो भी लिख सकते हो। सेम एमएस वर्ड में आपने क्या क्या काम किया है, सर्टिफिकेट बनाना, टेम्पलेट्स, कंपनी का लेटर, ठीक है, फॉर्म का लेटर हेड, ये सब चीजें आपने काम किया है एमएस वर्ड में। नॉर्मली आपको फॉर्म में देखोगे तो यही सब काम ज्यादातर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब एक छोटा सा पॉइंट लगना चाहिए कि बंदा थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड है, तो उसी पॉइंट को दिखाने के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूज टूल्स लाइक चैट जीपीटी एंड एआई बेस्ड रिसर्च असिस्टेंट्स, ठीक है। तो लिखना चाहिए कि भाई बंदा कुछ भी अगर मान लो अगर बंदा कहीं पे अटकने वाला है तो ये चैट जीपीटी ऐसे एआई टूल्स का यूज करके हेल्प ले लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार मैनेजर को कॉल कर रहा है हर चीज के लिए। देन उसके बाद अपना आता है क्वालिफिकेशन वाला पार्ट। क्वालिफिकेशन में भी आप देखो, क्वालिफिकेशन में भी प्रॉपर टेबल ऐड करना, ठीक है, एक के नीचे एक लिख के मत ज्यादा जाना, प्रॉपर टेबल ऐड करो, कोर्स कौन सी ईयर में पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से एंड कितने मार्क्स आए हैं आपका, ठीक है। देन आप सबसे सबसे लेटेस्ट वाला जो है आपका वो टॉप पे रखो, सी में फाउंडेशन, बीकॉम, एसएससी, एचएससी एंड एसएससी, कौन सी ईयर में पास किया है वो सब। देन आपका इंस्टीट्यूट डाल दो, मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड ये परसेंटेज भी डाल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 50 या 50-60 ऐसा भी आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, डाल दो उसमें, क्योंकि नॉर्मली इतना ही आता है, 50-60-70 के आसपास ही आपको परसेंटेज दिखेगा प्रोफेशनल कोर्सेज में। बाकी अगर आप सीधा बीकॉम करके जा रहे हो तो फिर ये डाल दो, इतना कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। देन एंड में आपका पर्सनल डिटेल्स थोड़ी डाल दो कि भाई फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ डाल दो। देन उसके बाद आपका लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, ठीक है, कौन कौन सी आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई आपने कभी सुनी हो वो तो वो भी डाल रहे हो, नहीं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये नॉर्मल लैंग्वेजेस है जो महाराष्ट्र में चलती है बहुत ज़्यादा। मराठी लैंग्वेज बहुत चलती है महाराष्ट्र में। इंग्लिश तो आपको कॉर्पोरेट में चाहिए, और हिंदी मेरी नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। देन वापस से अपना लिंक्डइन का ये रेफरेंस भी दे दो यहाँ पे। देन इसके बाद एक ये लास्ट पेज है, ठीक है, मेरे रिज्यूमे यहाँ तक ही है। एक इसमें एक पॉइंट आता है, अब इसमें एक पॉइंट आता है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि नीचे ना डिक्लेरेशन में डालना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर रीजन किसी के पास भी नहीं है क्यों डालना है डिक्लेरेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि रिज्यूमे अगर आपने दे दिया और उसमें कुछ इशू था तो आप वापस से नया रिज्यूमे दे सकते हो और बोल सकते हो कि मैंने तो वो रिज्यूमे भेजा ही नहीं, ठीक है, मेरा साइन नहीं है उस पर, तो वो रिज्यूमे मेरा नहीं है, यही रिज्यूमे फाइनल है। तो ऐसी मस्ती मत करो, बेकार में उल्टा हो जाएगा, कुछ 10 क्वेश्चन पूछने लग जाएगा सामने वाला बंदा। डिक्लेरेशन मत डालो, वो कॉमन सेंस है कि अगर आप रिज्यूम बना के दे रहे हो तो आपने हर चीज का डिक्लेरेशन दे रखा है और सारी डिटेल्स उसमें ट्रू एंड फेयर है, कुछ भी ऊपर नीचे का नहीं डाला है आपने, ठीक है। तो बाकी डिक्लेरेशन देने का ऐसा कोई सेंस नहीं बनता, आपको चाहिए तो डालो, नहीं तो मत डालो, ठीक है। सजेशन तो नहीं करेगा बट वो आपके ऊपर है। देन उसके बाद जैसा अभी इसमें देखा है मेरे पीडीएफ में, प्रॉपर बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जस्ट बना रहा हूँ, प्रोफेशनल बना रहे हो रिज्यूमे तो प्रॉपर बॉर्डर होना चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए उसके नीचे, पेज नंबर जैसे मेरे इसमें आ भी रहा है पेज नंबर, ठीक है। यही वर्ड फाइल मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो वहां से उठा लेना, ठीक है, वर्ड फाइल भी शेयर कर दूंगा। देन इतनी चीजें, कौन कौन सा ऐप से जॉब ढूंढना है उसका भी मैं फोटो शेयर कर दूंगा, या चाहिए तो लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीजें आप देख लेना। बाकी और भी कोई इशू आता है रिज्यूमे बनाने में तो मुझे कांटेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, और कुछ रहेगा तो बता देना वहाँ पे। बाकी अपनी और भी वीडियोस आती रहेगी। अभी ये पहला पॉइंट है, जॉब सर्च कैसे करनी है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, देन सैलरी नेगोशिएट कैसे करनी है, वो सब पॉइंट्स के लिए। देन उसके बाद आप जॉब करना चालू करते हो तो उसके लिए अलग से टिप्स एंड हैक्स वाली वीडियो अपनी आ जाएगी, ठीक है। देन चलो वो वीडियो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का टाइम तो मिनिमम लगेगा ही, ठीक है। तो ये वीडियो देखो, कुछ भी क्यूरी रहेगी तो मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं।